Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. Now let's talk about question number 18. हमने टोटल 17 क्वेश्चंस कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 आया है। अब इसमें किस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है वो देख लेना। इसके अंदर दो टॉपिक है, एक्सेस डिमांड, एफिशिएंट डिमांड। ये दोनों क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसमें घुमा के कुछ भी पूछ सकते हैं। या तो डिमांड बढ़ गई, कम होगी, है क्वेश्चन एक ही है बट पूछने के तरीके अलग है। तो ध्यान रखना, हमें एक्सेस पे भी आ सकता है, हमें डेफिशिएंट, बट सीधा नहीं आएगा, घुमा के पूछा जाएगा। हमने एएसएडी अप्रोच करी जिसमें मैंने आपको बताया जहां एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को कट करेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा फायदे में है। और हमने एक और चीज देखी, ये भी तो हो सकता है डिमांड ज्यादा हो जाए, ये भी हो सकता है डिमांड कम हो जाए। तो वही पहला टॉपिक है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे ज्यादा है। 1000 सामान बनाया, 1000 ही डिमांड होनी चाहिए थी बट डिमांड होगी 1200। यहां पे डिमांड आ चुकी है 1200 की और सप्लाई है 1000 की। दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। इसको एक्सेस डिमांड कहते हैं जब हमारी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। डायग्राम में कैसे है? ये एएसएडी अप्रोच का डायग्राम, ये देखो, ये है एफ, ये है पी। एफ मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट, ये होना चाहिए था बट ये आ चुका है प्लान्ड, ये आ गया, डिमांड ज्यादा आ गई। मतलब यहां से इक्विलिब्रियम यहां शिफ्ट हो गया, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। जो ये गैप है दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। ये एएस, ये एडी। पहला एफ वाला मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट जो होना चाहिए, ये है बी वाला प्लान्ड वाला जो हमने अभी सोचा है कि डिमांड बढ़ गई, और ये इसका जो गैप है दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। बट ये होता क्यों है? एक्सेस एडी आने के पीछे कारण क्या है? ये कारण लिखे हैं मैंने। क्यों होता है एक्सेस एडी? सबसे पहले कंजप्शन बढ़ गई, इंक्रीज इन कंजप्शन। किसकी? हाउस होल्ड। हमने खर्चा बढ़ा दिया, हमें लग रहा है चलो आगे जाके महंगा ना हो जाए, खरीदो सामान, कंजप्शन बढ़ा दी, एडी अपने बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, हमें लग रहा है बिल्डिंग में, मशीन में, सब में इन्वेस्ट करो, बड़ी बड़ी चीजें खरीदो, तब एडी बढ़ जाएगी। सरकार ने टैक्स कम कर दिया, अगर सरकार ने टैक्स कम कर दिया, मेरे पास पैसा बचना शुरू हो गया, मैंने वहां डिमांड करनी शुरू कर दी। फिर आगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार भी खर्चा करने लग गई है, तब भी एडी बढ़ गई। हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तब भी एडी बढ़ गई। इंपोर्ट कम कर दिया, तब भी एडी बढ़ गई। मतलब ये वो कारण है जब हमारी एडी एएस को क्रॉस करेगी। इनमें से कोई एक कारण आपको स्टेटमेंट में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको स्टेटमेंट क्या बोली, नाउअडेज government is spending more and more money on bridges, roads. What do you think? What would be the impact of this stance on our aggregate demand? तो पता है एडी बढ़ेगी, एडी बढ़ेगी। अगर सरकार ने खर्चा कम कर दिया तो एडी गिर जाएगी, अगला टॉपिक। बट आपको ध्यान में रखना है एडी बढ़ने के ये कारण है। अब कंट्री में केन्स ने बोला था इक्विलिब्रियम होगा, ये रहा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम अब भी हैं, ऐसा नहीं है इक्विलिब्रियम अब नहीं है, बट ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम है। बंदे है नहीं, शॉर्ट रन में हम बैठे हैं, जितने बंदों से काम करवाना था वो ए पॉइंट पे करवा चुके, अब ये बंदे कहां से आएंगे? ये तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, ये टेम्परेरी है। क्यों? क्योंकि बंदे ही नहीं, काम कहां से कराएंगे? ओवर टाइम लगवा के काम करवा लोगे, बट कितनी देर? 100 चीजें, 1000 बना रहे हैं बंदे, 100 बंदे, एक बंदा 10 बनाता है, अब 1200 कहां से बना लेंगे? ओवर टाइम ही लगवाओगे, क्योंकि और तो लेबर है ही नहीं, हमारी कंट्री में लेबर ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट में हैं, जितने लोगों को काम चाहिए उतने लोगों को काम मिला हुआ है, तो हम ये वाले पॉइंट पे हैं, इससे ऊपर तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। रीजन ओवर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, वो तो फिर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी, तो इसलिए हम दोबारा घूम के यहां आ ही जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। तो ध्यान रखना, अगर गलती से हम ऊपर चले गए ना, इक्विलिब्रियम ऊपर शिफ्ट हो गया ए से बी पे, टेंशन नहीं लेनी, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। हमारा मैकेनिज्म ही ऐसा है, एक्सेस एडी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता क्योंकि हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में बैठे हैं। क्लियर? अब इसका हमारी कंट्री पे क्या नुकसान है, इंपैक्ट क्या आएगा हमारी इकोनॉमी में? इसका सबसे पहले इंपैक्ट इन्फ्लेशनरी गैप, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी, डिमांड बढ़ी जा रही है तो प्राइस भी बढ़ता रहेगा, महंगाई तो अपने आप आनी है। ये रहा इन्फ्लेशनरी गैप, यहां दिख रहा है इन्फ्लेशनरी गैप। फिर स्टैटिक जीडीपी, अगर आप देखोगे जीडीपी स्टैटिक है, ये बन रही है, ये वाली अगर ना बनाए तो ये बन रही है, देख सकते हो। जितनी जीडीपी पहले थी, मान लो यहां पे वाई लिख लेते हैं,
जितनी पहले थी इनकम उतनी अब भी है, तो गैप में कुछ पता तो चला नहीं। स्टैटिक जीडीपी है। वेज प्राइस स्पाइरल सबसे इंपॉर्टेंट, इसके पीछे कई बार ये सीधा ये वाला पॉइंट ही 2-3 नंबर में आ जाता है, ये वाला वेज प्राइस स्पाइरल। इसका मतलब क्या है? वेज प्राइस स्पाइरल का मतलब प्राइस कैचेस वेजेस, वेजेस कैचेस प्राइस। अगर वेजेस बढ़ा दोगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली वेजेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है वेजेस के बढ़ाने से तो क्या होगा, उसको लगेगा कि भाई महंगी होगी है, प्रोड्यूसर को लगेगा, वो प्राइस बढ़ा देगा। प्राइस के बढ़ाने से लेबर बोलेंगे सर इतनी महंगाई होगी है बाहर, हमें सामान खरीदना, हमारी वेजेस बढ़ाओ। तो ये एक दूसरे को कैच करेंगे, ये तभी होगा जब एक्सेस केडी है, नहीं तो इसके बिना नहीं चलेगा। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये जो 200 है ये पूरा तो नहीं कर पाए डिमांड, तो प्रॉफिट का नुकसान ही हो गया। जो कमाना था वो तो चला गया, क्यों? क्योंकि सामान ही नहीं है। दुख लगता है, जो प्रोड्यूसर है ना उसको बहुत दुख लगता है कस्टमर वापस करना। छोटी सी दुकानदार हो ना, एक टॉफी भी वापस करनी पड़े, कस्टमर को वापस भेजना पड़े, टेंशन में चला जाता है। ये तो 200 यूनिट है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट का नुकसान हो गया कि भाई ये कमा लेता मैं, क्यों नहीं कमा पा रहा, अब दिक्कत आगे, सामान ही नहीं बना हुआ, और बना नहीं सकता क्योंकि मैं कहां पे हूं, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारा एक्सेस एडी है। अगर आ जाए, पहले आप मीनिंग लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, इसकी नीचे ऑब्जर्वेशन लिखोगे, ये कॉजेज है, ये इसका इंपैक्ट है। अब आ जाते हैं डेफिशिएंट डिमांड। अगर एडी बढ़ सकती है तो एडी कम भी तो हो सकती है, बराबर है तो बात ही खत्म। बढ़ गई कम हो गई दिक्कत तो तब है। यहां पे क्या हुआ, डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन इट इज लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। यहां पे ये कह रहा है कि जितनी चाहिए उससे कम है, बनाए, डिमांड आ गई 1000, सप्लाई है हमारे पास आप लगा लो 1200, बनाए हुए हैं 1200, मांग ही नहीं रहे लोग, डिमांड ही नहीं कर रहे लोग। क्यों नहीं कर रहे डिमांड लोग? सारे पॉइंट इससे उल्टे। लोग कंजप्शन नहीं करना चाहते, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हमारा ऊपर ये हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो गया, बढ़ गया, डिक्रीज हो गया एक्सपोर्ट, सरकार ने खर्चा कम कर दिया। इन सब की वजह से हमारी ईडी कम होगी। डायग्राम में देखें, ये हमारी एएस है, अब ये वाली हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है और ये वाली हमारी प्लान्ड है। अब नीचे गिर गई ना, कम होगी। ये वाला जो गैप है दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। ये गैप को डिफ्लेशनरी गैप बोला जाता है। अगर ये हटा दो, ध्यान से समझना है, ये रहा डिफ्लेशनरी गैप, ये वाला, इसको भी हटा देते हैं, ये रहा डिफ्लेशनरी गैप। ये मेरा वो है घाटा पड़ रहा है, इतनी डिमांड कितनी है हमारे पास 200 यूनिट की, ये रहा डिफ्लेशनरी गैप। ये मेरी नई वाली जो मैं प्लान सोच रहा हूं, ये वाली फुल एम्प्लॉयमेंट पे चाहिए और ये कम हो गई, तो यहां पे डिफ्लेशनरी गैप आ गया। कारण मैंने बता दिए। अब इसका हमारी कंट्री पे क्या इफेक्ट आएगा? पहला, यहां इन्फ्लेशनरी गैप था, यहां डिफ्लेशनरी, मंदी का दौर आ गया। दूसरा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम है। मतलब अब लोग बेरोजगार हो जाएंगे या लोगों को काम नहीं मिलेगा उतना जितना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। 1200 बना दिया आपने, चाहिए तो लोगों को 1000। प्रोड्यूसर सोचेगा अगले साल बनाऊंगा ही नहीं, जो नहीं बनाएगा तो लेबर जानी भेजनी पड़ेगी, नुकसान हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गई या अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। फिर अनडिजायर्ड स्टॉक, सामान तो बचेगा ही ना, सोचा था नहीं बचेगा, यहां तो 200 यूनिट बच गए। सामान सोचा था नहीं बचेगा, फिर भी 200 यूनिट का सामान बच गया, विच इज कॉल्ड अनडिजायर्ड स्टॉक। फिर आगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, सेम है, नुकसान होगा। अब ये सोच रहा हूं यार ये 200 यूनिट पड़े हैं, घाटे में निकाल दो यार, बेचो तो सही, 50% ऑफ लगा दो, 60% ऑफ लगा दो, इसको बेच दो, तो वो हमारा प्रॉफिट का नुकसान होगा। अब जो ये दो टॉपिक मैंने करवाए हैं, एक है एक्सेस एडी, एक है डेफिशिएंट एडी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर सीधा आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो जो ये कॉजेज मैंने कराए हैं ना, इन कॉजेज के ऊपर आपको स्टेटमेंट आ सकती है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट से पता चलेगा वो एक्सेस एडी है या डेफिशिएंट एडी है। एक और चीज, हमने बैंकिंग के अंदर टूल्स पढ़े थे अभी कुछ क्वेश्चंस में पीछे, आरबीआई के टूल है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सारे। अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों में से कुछ आ जाता है तो उसके लिए कुछ मेजर है इसको ठीक करने के लिए। एक है फिस्कल, एक है मॉनेटरी। फिस्कल मेजर, एक तो सरकार खर्चा कम कर दे, टैक्स। सरकार खर्चा कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, टैक्स कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, डिपेंड करेगा एक्सेस है या डेफिशिएंट है। मान लो एक्सेस है, ज्यादा है डिमांड, सरकार अपना खर्चा कम कर दे, क्यों बढ़ाई जा रही है, और टैक्स बढ़ा दे, लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा, डिमांड कहां से करेंगे। इधर सरकार उल्टा कर दे, खर्चा बढ़ा दे, टैक्स कम कर दे,
तो ये कवर हो जाएगा। मतलब जो ये वाला इक्विलिब्रियम है वो ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा, जो ये वाला इक्विलिब्रियम है ये वाला वो ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा। तभी मैंने बोला था ना ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। तो ये अपने आप वहां पहुंच जाएंगे, आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे फिस्कल चाहे मॉनेटरी। फिस्कल में दो हैं, टैक्स और एक्सपेंडिचर, डिपेंड करता है बढ़ाना कम करना है। मॉनेटरी में हमने पढ़े थे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, वो सारे टूल आप यहां लगा सकते हो। आपको पेपर में इन दोनों क्वेश्चनों को कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है। वो बोले देखो डेफिशिएंट डिमांड चल रही है, कोई एक टूल लगा के इसको सेट करके दिखाओ, 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहले आप डेफिशिएंट डिमांड को एक्सप्लेन कर दोगे, मीनिंग, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, कॉजेज लिखने की जरूरत नहीं है, इम्पैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीधा एक टूल लगा के इसको मैनेज कर दो, मतलब सीआरआर, एसएलआर, कोई भी एक टूल लगा के आप डिफ्लेशन के गैप को पूरा करके दिखा दो, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो मतलब कि आप वहां से सीआरआर का डिफ्लेशन वाला इसके नीचे लिख दोगे। पहले सीआरआर का मीनिंग, फिर डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है वो लिख दोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास हमारी कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड हो चाहे एक्सेस डिमांड हो, इसको कवर करने के लिए आप एंड में इसके लिए टूल अप्लाई करोगे, चाहे वो फिस्कल का हो चाहे वो मॉनेटरी का हो। क्लियर हो गया? अब वो टूल अप्लाई करने के लिए आपको वो बैंकिंग वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, वहां पे मैंने डिटेल में बता रखा है कैसे टूल को अप्लाई करते हो। क्लियर? चाहे एक्सेस हो चाहे डेफिशिएंट, आपने सेम करना। क्लियर? नाउ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 18। अब इसके बाद मैं 19 और 20 लेके आ रहा हूं। हमें पता है हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है और मैं थोड़ा स्पीड अप करके आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, बट मेक श्योर आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम क्वेश्चन 15 इयर्स के ट्रेंड को देख के ही डाले जाते हैं। आएंगे स्टेटमेंट में, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं किस तरीके से स्टेटमेंट को समझना है। सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, स्टेटमेंट में आएगा, उसको हमें समझना पड़ेगा। क्लियर? ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।